डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर हमने प्लान किया है आपके लिए वो एक समसामयिक मुद्दा भी है और बहुत गंभीर लेकिन बहुत ही रोचक विषय भी है। चर्चा में इसलिए रहा है यह कि हाल ही में अभी उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है इससे संबंधित, और उस निर्णय के आलोक में एक बार फिर से हम सभी को मृत्युदंड और क्षमादान की जो शक्ति भारत के संविधान में शामिल है उस पर विचार करने की एक आवश्यकता उत्पन्न कर दी है। इसका कारण यह भी है कि जब हम ऐसी शक्तियों का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के दौरान हमें यह ध्यान रखना होता है कि क्या मुझे वाकई उस प्रावधान या उस जो प्रोविजन जो संविधान में लिखा गया है वो प्रोविजन या प्रावधान मुझे समझ में आ रहा है अथवा नहीं, उसका सामाजिक स्तर पर उसका महत्व क्या है, परीक्षा की दृष्टिकोण से उसका कितना महत्व है, क्या हम जो चीज समझ रहे हैं उसके आधार पर हम सटीक और सही उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं, हमसे अगर कोई बात ऐसी पूछी जाए तो हम उसकी व्याख्या किस सीमा तक कितनी तार्किकता के साथ कर पा रहे हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि जो शीर्षक है आज के टॉपिक का उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें प्रमुख हो सकती हैं जिन पर हमारा ध्यान जाना चाहिए और जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। यह जो लेक्चर है यह केवल परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह उन सभी व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा जिनको इस विषय से थोड़ा सा भी लगाव या थोड़ी सी भी रुचि इस विषय से है। उनके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि जिन बातों पर मैं चर्चा करूंगा आपके सामने उनसे बहुत हद तक चीजें समझ में आएंगी और उसका लाभ जरूर मिलेगा जहां तक समझ की बात है। तो इस पूरी टॉपिक के अंदर हमें किन किन बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है उस पर पहले एक बार नजर डाल लें, फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले जिस विषय पर हम बात करते हैं उसकी प्रासंगिकता समझ में आनी चाहिए। यह आप सभी जानते होंगे कि कोई भी विषय अगर प्रासंगिक नहीं है तो उस पर चर्चा करने का कोई तर्क नहीं बनता। अब प्रासंगिकता का क्या अर्थ है? प्रासंगिकता का अर्थ यह होता है कि आज के समय में यह जो विषय हमने चुना है यह व्यावहारिक है, क्या इसको समझने की आवश्यकता है, या हमने ऐसे ही पिकअप कर लिया है उसको। तो हमें किसी भी विषय की जो हम पढ़ते हैं या जो समझना चाहते हैं उसकी व्यवहारिकता आज के समय में वह कितना तर्कसंगत है, उसकी समझ हमारे लिए कितनी जरूरी है, इसी को हम उसकी प्रासंगिकता कहेंगे। तो विषय की प्रासंगिकता पर पहले चर्चा करेंगे हम। दूसरा कि जो मृत्युदंड की संकल्पना है वह संकल्पना कहां से आई है। इसको हम अंग्रेजी में कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। आगे मैं चर्चा करूंगा आपके लिए कि वो कैपिटल पनिशमेंट शब्दावली कहां से आई, किस तरह से मृत्युदंड विकसित हुआ है आज के इस उदारवादी विश्व में भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। इसके अलावा ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आगे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि मृत्युदंड और मानव अधिकार कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। एक जनरल जो परसेप्शन है लोगों का
वो ये है कि अंग्रेजी में एक वाक्य कहूं मैं कि डेथ पेनल्टी इज मोर एन इशू ऑफ ह्यूमन राइट rather than being an issue of criminal justice. आपराधिक न्याय की तुलना में मानव अधिकार का यह एक अत्यंत गंभीर विषय आज के समय में उभर गया है, इसलिए उस पर चर्चा करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। तो मृत्युदंड और मानव अधिकार का संबंध क्या है और कैसे यह संतुलित होता है आज के समय में अलग अलग आपराधिक न्याय तंत्रों में, उस पर चर्चा करेंगे। क्षमादान की जो शक्ति है भारत के संविधान में, उसकी प्रकृति और उसका महत्व क्या है, वाई इट हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर। राष्ट्रपति और राज्यपाल को ऐसी शक्ति देने के पीछे क्या वजह है और उसका सिग्निफिकेंस या उसका महत्व राज्य व्यवस्था में किस तरह का है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियां हैं, उनका थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करेंगे कि वो किस तरह की शक्ति है, कहां कहां वो प्रयोग कर सकता है और उस पर या वो शक्ति हमने संविधान में क्यों रखी है, अगर उसे हटा दिया जाए तो क्या समस्या हो सकती है, अगर मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाए तो क्षमादान की शक्ति का क्या औचित्य रह जाएगा। इन सभी बातों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्षमादान की शक्ति पर उच्चतम न्यायालय के विचार क्या रहे हैं अब तक, मुख्य जो इसके निर्णय उच्चतम न्यायालय के रहे, उन पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करनी है, क्योंकि संविधान में जिस तरह की बातें उल्लिखित हैं, उनमें या उनकी व्याख्या हम उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर ही कर सकते हैं। तो हाल का जो निर्णय हुआ वह क्या था और उसके पहले जो न्यायालय ने निर्णय दिए हैं, उनमें क्षमादान की शक्ति को किस तरीके से समझा गया है या मृत्युदंड को किस तरीके से न्यायालय ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसकी संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या रही है, न्यायालय कैसे उसको यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि यह जो शक्ति है मृत्युदंड को क्षमा करने की, वह कितनी संवैधानिक है, या अगर हम मृत्युदंड देते हैं किसी को तो क्या यह हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसको दैहिक स्वतंत्रता कहा है संविधान ने अनुच्छेद 21 में, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है जो अनुच्छेद 19 में है, और जो समानता का सिद्धांत है अनुच्छेद 14 में, तो न्यायालय ने अपने निर्णयों में कैसे यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि मृत्युदंड देना अनुच्छेद 14 या 19 या 21 का उल्लंघन नहीं है और यह कैसे संवैधानिक रूप से वैध है। इसकी समझ विकसित करने के लिए हमें उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त विचारों को समझने की आवश्यकता है। बहुत स्वाभाविक है कि हम इसकी समझ विधि के एक छात्र की तरह नहीं करेंगे, हम उसकी समझ करेंगे एक सामान्य समझ रखने वाले व्यक्ति की तरह, क्योंकि हमें इस विषय पर विशेषज्ञता विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारी समझ इतनी अवश्य होनी चाहिए कि हम जो भी घटनाक्रम हमारे आसपास हो रहे हैं उन पर हम अपने विचार रख सकें। तो हम उसी दृष्टिकोण से इस पर चर्चा करेंगे। और एक बहुत चर्चित मुद्दा है, विवाद का भी मुद्दा है वह कि क्या मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। बहुत सारे राष्ट्रों ने इसे समाप्त कर दिया है। भारत के विधि आयोग ने भी अपनी 262वीं रिपोर्ट में यह कहा था कि आतंकवाद और राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में मृत्युदंड समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद भारत में मृत्युदंड प्रचलित है। इसके पीछे की तार्किकता क्या है, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो
आज का जो लेक्चर है वो इन्हीं मुख्य मुद्दों पर केंद्रित है और एक एक करके हम इसकी समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले विषय की प्रासंगिकता पर मैं अगर बात करूं तो संविधान के अनुच्छेद 161 को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी जिसको कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 वाक्य लिखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 161 को सीआरपीसी की धारा 433 ए पर वरीयता देने का जो निर्णय अभी उच्चतम न्यायालय का आया है, वही निर्णय इस विषय को प्रासंगिक बना रहा है और वही निर्णय यह आवश्यकता उत्पन्न कर रहा है कि हम मृत्युदंड और क्षमादान की शक्तियों पर एक बार फिर से अपना ध्यान केंद्रित करें। यह जो मामला था, यह मामला है हरियाणा राज्य बनाम राजकुमार 2021। इसी मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि जो सीआरपीसी है 1973 की, उसकी 3 धाराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों से रिलेट करेंगे अगर तो पहली है धारा 432, दूसरी है धारा 433 और तीसरी है धारा 433 ए। धारा 432 शक्ति देती है राज्य को, राष्ट्रपति या राज्यपाल को, कि वह किसी दंड को कम कर सकता है या उसकी प्रकृति बदल सकता है। या तो दंड में कमी कर सकता है या उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। उसी तरीके से 433 में भी यह शक्ति प्राप्त है कि वह लघुकरण कर सकता है, किसी विशेष परिस्थिति में दंड को रोक सकता है, कम कर सकता है उसकी मात्रा। ये जो दोनों धाराएं हैं, ये दोनों धाराएं दंड में कमी से संबंधित हैं, जो राज्य को ऐसी शक्ति दे रही है। लेकिन 433 ए में इन शक्तियों पर निर्बंधन है, रेस्ट्रिक्शन है। इस पर इसको रोकने की कोशिश की गई है। कैसे? कि मान लिया किसी व्यक्ति ने हत्या की है और उसको मृत्युदंड दिया है या उसको आजीवन कारावास दिया गया है। अब आजीवन कारावास में उसने 10 वर्ष की अपनी अवधि जेल में बिता ली है। इस बीच में राज्यपाल या राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया या उसका दंड घटा दिया, तो भी धारा 433 ए यह कहती है कि जब तक वह बंदी 14 वर्ष की सजा पूरी नहीं कर लेता, उसे जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। यही इस पूरे मुद्दे का कोर है, सबसे मुख्य बिंदु है, जिस पर ये डिस्कशन भी आज हम लोग कर रहे हैं और जिसकी वजह से इस पूरे मुद्दे को दोबारा देखने की जरूरत आ गई है कि प्री मैच्योर रिलीज नहीं कर सकते हम अगर हमने पनिशमेंट को, दंड को घटा दिया है, प्रकृति बदल दी है, माफ कर दिया है, वॉटेवर। तो सीआरपीसी की धारा यह कह रही है कि जब तक कि 14 वर्ष की अवधि तक वह जेल में रह नहीं लेता, सजा को कम करने के बावजूद हम उसे रिहा नहीं कर सकते। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि अनुच्छेद 161
राज्यपाल की क्षमादान की वह शक्ति है जो उसे राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में प्राप्त है। इसलिए देश का कोई भी कानून राष्ट्रपति या राज्यपाल की इस शक्ति का विरोध या उस पर हावी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से वह संवैधानिक या संविधान की सर्वोच्चता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। चूंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों संवैधानिक प्रधान हैं, और भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है, यह हम जानते हैं। संविधान सर्वोच्च है, तो जो संविधान का प्रधान है उसकी अगर कोई ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर उसने किसी का दंड घटा दिया, तो संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून राज्यपाल या राष्ट्रपति की शक्ति के विरुद्ध नहीं जा सकता। इसलिए न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 161 को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 433A पर वरीयता होगी। इट विल हैव ए प्रेसिडेंस ओवर सेक्शन 433A ऑफ CRPC। इसका मतलब यह हुआ कि न्यायालय का यह जो निर्णय है, इसने राज्यपाल को इस मामले में उसकी शक्ति का विस्तार कर दिया है। इट हैज इनहैंस्ड द पावर ऑफ गवर्नर। इस निर्णय के आधार पर अब इसमें समस्या क्या थी? वो समस्या क्या है कि अगर राज्यपाल ऐसा करे तो क्या वह स्वतः संज्ञान लेकर करेगा, सुओ मोटो, अपने स्तर पर विवेक से? तो न्यायालय ने कहा कि यह निर्णय राज्यपाल अपने विवेक से नहीं लेगा। राज्यपाल अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद के परामर्श पर ही कर सकता है, जिसके लिए एक शब्दावली यूज की गई, उपयुक्त सरकार, यथोचित, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज लेजिटिमाइज्ड गवर्नमेंट, जिसको वैधानिकता प्राप्त है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार है। अगर उस सरकार में जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। दूसरी तरफ न्यायालय ने यह कहा कि मान लें कि हमने यह प्रावधान कर दिया कि 161 433 पर प्रभावी होगा, तो क्या ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि राज्य सरकार अपनी मर्जी से किसी को रिहा कर दे 14 वर्ष की अवधि के पूर्व? उस पर रोक लगाने के लिए न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि यह कार्य राज्य सरकार नहीं कर सकती, तब तक नहीं कर सकती जब तक कि राज्यपाल ने उस अपराधी के, उस बंदी के दंड को कम नहीं कर दिया है या माफ नहीं कर दिया है। तो पहले 161 का प्रयोग राज्यपाल जब तक नहीं करता, तब तक राज्य सरकार अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को 14 वर्ष की अवधि के पूर्व रिहा नहीं कर सकती। इस निर्णय की क्या खासियत है? हमारे पास निर्णय क्या है कि 161 433A पर प्रमुखता है, उसको वरीयता दे दी गई। 161 में राज्यपाल की शक्ति है, तो यह स्वतः संज्ञान लेकर इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तो राज्यपाल की शक्ति पर एक तरह का नियंत्रण कि जब तक मंत्रिपरिषद परामर्श नहीं देगी या नहीं कर सकता। अब मंत्रिपरिषद की शक्ति है कि मंत्रिपरिषद जब परामर्श देगी तो राज्यपाल को यह करना पड़ेगा, चूंकि राज्यपाल
पर मंत्रिपरिषद का परामर्श बाध्यकारी है, यह संविधान में ही वर्णित है। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद या सरकार अगर चाहे तो अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर सकती है। उस पर रोक लगा दी न्यायालय ने। कैसे? यह कहा कि राज्य सरकार यह कार्य नहीं कर सकती जब तक कि राज्यपाल ने अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर दिया है। तो एक तरफ राज्यपाल की शक्ति पर रोक है, दूसरी तरफ सरकार की शक्ति पर रोक है। यह निर्णय दोनों प्रधानों, संवैधानिक और वास्तविक, दोनों प्रधानों की शक्तियों की सीमा तय करते हुए क्षमादान की शक्ति को वरीयता दे दी गई और 14 वर्ष की अवधि पूर्व हुए बिना किसी बंदी को रिहा करने का प्रावधान करके मानव अधिकार के संरक्षण की भी बात कह दी गई है। इस निर्णय की विशेषताएं, 2-3 विशेषताएं हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। जैसे पहला, अभी मैंने क्या कहा कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का विस्तार हुआ है और अनुच्छेद 161 को सीआरपीसी की धारा 433A पर वरीयता है। दूसरा पॉइंट क्या है? संवैधानिक प्रधान के रूप में राज्यपाल और वास्तविक प्रधान के रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का परिसीमन और संतुलन है। दोनों की शक्तियां सीमित करते हुए दोनों के बीच संतुलन है। और तीसरी विशेषता क्या है इसमें? कि 14 वर्ष तक जेल में रखे जाने की बाध्यता समाप्त कर उसके पहले बंदी की रिहाई का निर्णय मानव अधिकार का संरक्षण है। ये 3 विशेषता है इस निर्णय की। हरियाणा राज्य, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार 2021, इस मामले में जो निर्णय न्यायालय ने दिया उसकी ये विशेषता है। अगर हम इसको बारीकी से इसको देखें, और यही 3 विशेषताएं उन सभी मुद्दों की तरफ इशारा कर रही हैं जिनकी चर्चा अभी मैंने की है कि हमें आज के इस लेक्चर में किन किन मुद्दों पर फोकस करना है। तो दिस इज वन जो विषय को प्रासंगिक बनाता है। अब हमें बात करनी है कि मृत्युदंड आखिर है क्या। What is the concept of capital punishment and why it is called capital? यहां पर एक शब्द लिखा है मैंने कि कैपिटल जो शब्द है वह लैटिन भाषा के कैपट शब्द से निकला है, CAPUT, जिसका मतलब होता है ऑफ द हेड, मतलब हेड रिलेटेड, सिर से संबंधित कोई कार्य, सिर से संबंधित कोई बात, उसको लैटिन भाषा में
में उसके लिए शब्द है कैपेट, और वहीं से कैपिटल शब्द निकाला गया। क्यों? क्योंकि आरंभ में जब हम किसी को मृत्युदंड देते थे तो उसका सर काटकर उसको मृत्यु देते थे, बीहेडिंग जिसको कहते हैं, सर धड़ से अलग कर देना। तो सर से संबंधित था और सर धड़ से अलग हो जाए, इसके आधार पर जब मृत्यु दी जाती थी, वहीं से यह शब्दावली आ गई कैपिटल पनिशमेंट, जिसको हम कहते हैं मृत्युदंड और सर से संबंधित है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड। सिर काटकर मृत्यु का प्रचलन था आरंभ में, अभी भी बहुत सारे राष्ट्रों में है, बीहेडिंग अभी भी होती है। इसके अलावा कई अन्य तरीके भी हैं मृत्युदंड देने के, जैसे फांसी है, पत्थर मारना है, बिजली के करंट से मृत्यु कराना, इलेक्ट्रोक्यूशन जिसको कहते हैं, घातक इंजेक्शन देना है, दवा कोई इंजेक्शन दे दिया हमने, इसका पॉइजन का कोई इंजेक्शन दे दिया तो उसके आधार पर मृत्यु दी जाती है, इलेक्ट्रोक्यूट किया जाता है, करंट लगाकर फांसी दी जाती है और पत्थर मारे जाते हैं, स्टोनिंग। पॉइजनस गैस भी के चैम्बर में भी रखा जा सकता है, जिसको हम गैसिंग कहते हैं। तो गैसिंग है, स्टोनिंग है, हैंगिंग है, इलेक्ट्रोक्यूशन है और लीदल इंजेक्शन है, बीहेडिंग है। ऐसे बहुत सारे तरीके मृत्युदंड देने के प्रचलन में है, अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग तरीके से। जैसे भारत के केस में फांसी है और शूटिंग भी है, कई बार गोली से मारा जाता है, स्पेशली अंडर द एयर फोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट एंड नेवी एक्ट। उसके तहत जो सिविलियन एक्ट हैं, जो नॉन आर्मी एक्ट्स हैं, उसमें जो मृत्युदंड देने का तरीका है वह फांसी है, मृत्यु देने का जो तरीका है। तो कैपिटल पनिशमेंट का अर्थ हो गया कि ऐसा कोई भी दंड जिसका अंतिम प्रतिफल मृत्यु हो, उसे हम कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। इसीलिए कैपिटल पनिशमेंट और मृत्युदंड लगभग पर्यायवाची माने जाते हैं। कैपिटल कहने का मतलब है उसके सिर से संबंधित कोई कार्य होना चाहिए। जो अभी मैंने कहा कि बीहेडिंग, सिर काटकर जब मृत्यु दी जाती थी तो उसे हम बीहेडिंग कहते थे और वहीं से कैपिटल पनिशमेंट की शुरुआत हुई है। इस आधार पर हम यहां पर स्टोनिंग बहुत खतरनाक माना जाता है, क्रूसिफिक्शन है, सूली पर चढ़ा देना, बरिड अलाइव कुछ जगहों पर ऐसा भी है, जिंदा दफन कर देना, कुछ जगहों पर बर्निंग भी हो सकती है, बीहेडिंग हो सकती है, हाथ बांधकर सर कलम कर दिया, फांसी हो सकती है, गैस चैम्बर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। मृत्युदंड के बारे में जो उसका इतिहास है वो ऐसा माना जाएगा कि प्राचीन काल से ही मृत्युदंड चला आ रहा है। देयर इज नथिंग न्यू, इसमें नई बात एज सच कुछ है नहीं, बहुत पुराना दंड है यह। अब यहां बात यह करनी है हमें कि जो मैं शब्द बार बार यूज कर रहा हूं, दंड या पनिशमेंट, अगर कोई पूछे कि दंड होता क्या है, व्हाट इज पनिशमेंट एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, एक तरफ हम यह कहते हैं कि कानून का कार्य किसी से बदला लेना नहीं है और कानून का कार्य समाज में सुधार लाना है। तो जब हम मृत्युदंड जैसा दंड देते हैं, यह किस तरह का सुधार है या क्या यह वाकई सुधार है कानून के तहत? तो दंड आखिर होता क्या है और दंड का महत्व क्या है? बहुत छोटी सी बात समझनी है इसमें। अंग्रेजी में कहा जाता है कि पनिशमेंट इज अ कंसीक्वेंस ऑफ एन ऑफेंस। किसी आपराधिक कार्य का एक परिणाम है दंड। दंड की कानूनी परिभाषा दी जाती है कि पनिशमेंट इज ए कंसीक्वेंस ऑफ एन ऑफेंस। किसी आपराधिक कृत्य का परिणाम दंड है। और इसका महत्व क्या है कि यह सामाजिक नियंत्रण का एक प्रतीक है। तो दो बातें दंड में समझनी है। क्या है? किसी आपराधिक कृत्य का परिणाम, और दूसरा क्या है?
सामाजिक नियंत्रण का प्रतीक। तो देर आर टू कंपोनेंट्स इन पनिशमेंट। ऐसी स्थिति में दंड, कोई भी अपराध कभी भी किया जाता हो, प्राचीन काल में हो, आधुनिक में हो, जब भी कोई ऐसा अपराध किया जाएगा तो जाहिर है उसको दंड दिया जाएगा। तो दंड पहले से चला आ रहा है, और मृत्यु दंड भी अगर है, अगर कोई जघन्य अपराध हुआ हो तब। आपके सामने 3 दस्तावेज के चित्र रखे हैं मैंने। एक है हम्मुराबी संहिता, जिसमें 282 नियम थे, जिनमें से 25 अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। हम्मुराबी संहिता को कहा जाता है कि आई फॉर एन आई, टूथ फॉर ए टूथ। यही इसका मूल मंत्र था या मूल तत्व था। एक कानून की भाषा में एक शब्दावली, एक फ्रेज यूज होता है जिसको हम कहते हैं मैक्सिम। मैक्सिम कहते हैं लीगल मैक्सिम, और उसी के आधार पर हम उसका अर्थ निकालते हैं। तो इसके लिए होता है लेक्स टैलियोनिस। आई फॉर एन आई। लेक्स टैलियोनिस का मतलब होता है, लैटिन फ्रेज है यह, जिसका मतलब होता है आई फॉर एन आई, बदले की भावना। प्रतिशोधात्मक जो सिद्धांत है, प्रतिशोध लेने वाला जो सिद्धांत है, उसका मूल आधार है। तो हम्मुराबी संहिता हो, चाहे हिटाइट संहिता हो, या ग्रीस के ड्रैको की संहिता हो, एथेंस की, तीनों संहिताएं मोर और लेस इसी अप्रोच पर काम करती थी कि हम उस व्यक्ति को मृत्युदंड देंगे जिसने एक ऐसा अपराध कर दिया है जो न केवल व्यक्ति बल्कि समाज के विरुद्ध किया गया अपराध है, इसलिए उसे मृत्युदंड अवश्य दिया जाना चाहिए। वो या तो बलात्कार हो, हत्या हो, ऐसा कोई भी जघन्य कृत्य हो। तो इस आधार पर अगर हम इसके इतिहास की बात करेंगे तो प्राचीन काल से ही यह मृत्युदंड प्रचलन में रहा है। अंतर केवल यह आया है कि मॉडर्न टाइम्स में हमने मृत्युदंड की प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाया है, या हमने उसकी जो एक अनिवार्यता थी कि ऐसा होगा तो उसे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए, यह वाली जो अनिवार्यता थी, उस अनिवार्यता को हमने समाप्त किया है, और यह सोचने पर विवश किया है राज्यों को कि क्या वाकई मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, क्या वाकई यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है, किन परिस्थितियों में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, किसमें आजीवन कारावास देकर भी हम उस व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नए मुद्दों पर, उदारवादी मुद्दों पर विचार करना आज के विश्व की चीज है, जो पहले कदाचित नहीं हुआ करती थी। और पहले चूंकि निरपेक्ष राजतांत्रिक व्यवस्थाएं होती थी, एब्सोल्यूट मोनार्कीज, इसलिए वहां पर एक व्यक्ति की जो मानसिकता होती थी, उसी के आधार पर हम निर्णय लेते थे। तो इन सारी संहिताओं के आधार पर हम एक बात कह सकते हैं कि पहले जो हमारे मृत्युदंड देने का जो दृष्टिकोण होता था, वो आमतौर पर प्रतिशोधात्मक होता था, प्रतिशोध आधारित। आज जो दृष्टिकोण बदला है दंड देने का, वह मुख्यतः सुधारात्मक है, रिफॉर्मेटिव है, करेक्शनल, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। ऐसा हमारा दृष्टिकोण बदला है आधुनिक समाज में, जब से हम मानव अधिकार या अन्य अधिकारों के प्रति जागृत या सचेत हुए हैं, तब से। तो आरंभिक चरणों में एंशिएंट इंडिया में ऐसी स्थितियां विद्यमान थी, एंशिएंट वर्ल्ड में ऐसी स्थितियां विद्यमान थी कि हम मृत्युदंड देते रहे थे, और मृत्युदंड देने के पीछे का जो दृष्टिकोण था वह मूल रूप से प्रतिशोधात्मक होता था।
भारत में जो मृत्युदंड के प्रावधान हैं वो कई अपराधों में मृत्युदंड दिया जाता है भारत में। आपके लिए कुछ बातें लिख दी हैं मैंने, 3 कानून यहां मैंने रेफर किए हैं। एक है भारतीय दंड संहिता 1860 की, दूसरी है सती निवारण अधिनियम 1987 और तीसरा है स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम NDPS एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, और यह है कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 और एक है इंडियन पीनल कोड 1860। इन 3 कानूनों में इसके अलावा भी पॉक्सो एक्ट भी है 2012 का, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ रेप और उसकी हत्या करना मृत्युदंड आकर्षित करता है। तो यहां लिखा है धारा 121 आईपीसी की कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, दुष्प्रेरण कहते हैं एबेटमेंट को, किसी को प्रेरित कर रहे हैं हम, मैं नहीं करूंगा मेरी बजाय मेरे बदले वो कर दे, तो या तो हम भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करें या युद्ध करने की कोशिश करें या युद्ध करने के लिए किसी को प्रेरित करें, उस मामले में भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। दिया जाएगा या नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि दंड का रेंज होता है कि न्यूनतम एक होगा और एक अधिकतम होगा। तो मान लिया किसी में लिखा गया कि न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 10 वर्ष, तो इसका अर्थ यह नहीं कि 10 वर्ष की सजा हो जाएगी उसको। तो अगर न्यूनतम 10 वर्ष है, मान लिया किसी मामले में न्यूनतम 10 वर्ष है और अधिकतम मृत्युदंड है, तो अधिकतम है या न्यूनतम नहीं, तो हर मामले में मृत्युदंड दे दिया जाएगा इन धाराओं के तहत, ऐसा नहीं है। मृत्युदंड दिया जा सकता है यदि न्यायालय को ऐसा लगता है। उसके अपने पैरामीटर्स हैं जो आगे देखता हूं। तो धारा 121 के तहत मृत्यु दंड का प्रावधान है। धारा 132 है आईपीसी की, जो कहता है कि विद्रोह का दुष्प्रेरण करना, किसी को मोटिवेट कर दिया, यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। अगर हमने मोटिवेट कर दिया, किसी को प्रेरित कर दिया है और उसने युद्ध छेड़ दिया सरकार के विरुद्ध, तो मुझे मृत्युदंड दिया जा सकता है, अदरवाइज कारावास दिया जाएगा। धारा 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, यदि निर्दोष व्यक्ति एतद द्वारा दोष सिद्ध किया जाए और उसे फांसी दी जाए। कानूनी भाषा है इसलिए थोड़ी क्लिष्ट होती है। साधारण भाषा में इसको ऐसे समझेंगे कि यदि कोई एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, यह निर्दोष है मान लिया, लेकिन मैंने कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए, ए ने कुछ ऐसे झूठे साक्ष्य प्रस्तुत किए जिससे यह कहा जा रहा है कि यह व्यक्ति, इसी व्यक्ति ने हत्या की है। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए कि मान लिया एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, जिस पर हत्या का आरोप है, राइट, लेकिन यह है निर्दोष। मान ले आरोप हत्या का है। अब ए ने क्या किया कि ए ने मिथ्या साक्ष्य जुटाए बी के विरुद्ध और न्यायालय में प्रस्तुत किया ताकि इसको फांसी हो जाए, और उन मिथ्या साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने फैसला दे दिया और इसको दोष सिद्ध करा के इसको फांसी दे दी गई। ऐसी स्थिति में ए को भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। यही कह रही है धारा 194 आईपीसी की
कि मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से, ये क्या है कि हत्या का आरोप है तो मृत्युदंड से संबंधित है यह, और इसको दोष सिद्ध कराने के लिए अगर किसी व्यक्ति ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या गढ़ा है और उसके आधार पर यदि निर्दोष व्यक्ति एतद् द्वारा दोष सिद्ध कर दिया गया है और उसे फांसी दे दी गई है, तो इस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है। यह धारा 194 का प्रावधान है। धारा 302 तो बहुत चर्चित है, हम सभी जानते हैं। धारा 302 इंटरेस्टिंगली दो धाराएं आईपीसी की ऐसी हैं जिसके लिए प्रोबेबली विधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी को भी, और भारत में हम सभी जानते हैं एक धारा 302 है और दूसरी धारा 420 है। इसके अलावा भी कुछ धाराएं हैं जो हमें बहुत याद रहती हैं बिना विधि पढ़े। एक है धारा 144 सीआरपीसी की और दूसरी है धारा 107 सीआरपीसी की। तो सीआरपीसी सेक्शन 107, 144 एंड आईपीसी सेक्शन 302 एंड 420, ये हम सभी इससे परिचित हैं। तो धारा 302 हत्या के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 305 यह कह रही है कि यदि किसी इंसेन पागल व्यक्ति को, उन्मत्त उसके लिए शब्द है, यदि किसी पागल व्यक्ति को या शिशु है, माइनर है, उसको हमने प्रेरित कर दिया आत्महत्या करने के लिए, अबेटमेंट टू सुसाइड बाय इंसेन और माइनर, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को धारा 305 के तहत मृत्युदंड दिया जा सकता है। दिया जाएगा नहीं कहेंगे, दिया जा सकता है। धारा 396 हत्या सहित डकैती करना भी जघन्य अपराध है और उसमें भी मृत्युदंड देने का प्रावधान है। इसके अलावा धारा 364A मुक्तिधन इत्यादि के लिए व्यपहरण, ऐसी किडनैपिंग की है हमने किसी की और हमने राज्य को दबाव डाला राज्य पर कि अगर आपने मेरे विचार से काम नहीं किया, मेरे फेवर में काम नहीं किया, तो अमुक व्यक्ति की हत्या कर देंगे, और हमने उसको चोट पहुंचा दी। उस स्थिति में मृत्युदंड देने की स्थिति आ सकती है। तो सेक्शन 121, 132, 194, 302, 305, 396, 364A ऑफ आईपीसी, इतने धाराएं इतनी हैं भारतीय दंड संहिता में जहां मृत्युदंड देने की संकल्पना रखी गई है। इसके अलावा सती कर्म कराने का दुष्प्रेरण अगर हमने किया है, एबेट किया है, किसी को प्रेरित किया है किसी को कि वह सती करा दे किसी महिला का, तो वह सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 4 के तहत एक जघन्य अपराध होगा जिसके लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। इसी प्रकार धारा 31A जो एनडीपीएस एक्ट की है वह यह कह रही है कि अगर ड्रग्स के मामले में, नारकोटिक ड्रग्स और इस तरह के पदार्थों के मामले में अगर एक बार उसको दंड दिया जा चुका है पहले, दोबारा फिर उसने वही अपराध कर दिया, तो उस स्थिति में मृत्युदंड दिया जा सकता है इस कानून की धारा 31A के तहत। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं भारत में जहां मृत्युदंड देने की व्यवस्था की गई है। अब हम लोग बात यह कर रहे हैं कि पनिशमेंट, जो अभी मैंने कहा कि पनिशमेंट के दो गुण होते हैं। एक की पनिशमेंट इज अ कंसीक्वेंस ऑफ एन ऑफेंस, दंड किसी आपराधिक कृत्य का एक परिणाम है और यह सामाजिक नियंत्रण का एक प्रतीक है। तो दंड के कुछ अपने सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों पर संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। आपके लिए कुछ सिद्धांत यहां लिखे हैं मैंने। निवारण सिद्धांत है, डेटरेंस थियरी। प्रतिशोधात्मक, अभी जैसे मैंने कहा कि पहले जो हम्मुराबी संहिता थी, हिटाइट संहिता थी या ड्रैको की संहिता थी, उसमें मोर और लेस प्रतिशोध वाला एक दृष्टिकोण हमें दिखता था। निरोधात्मक है, प्रिवेंटिव, किसी को रोकना है क्राइम से। सुधारात्मक है, रिफॉर्मेटिव। प्रायश्चित का सिद्धांत है, एक्सपिएटरी थियरी है कि
जो अपराधी होगा उसको पश्चाताप होगा तो आने वाले समय में वो अपराध नहीं करेगा। और एक है क्षतिपूर्ति सिद्धांत, कंपनसेटरी थ्योरी, कि जो उसकी क्षति हुई है उसकी पूर्ति कराई जाए। ऐसे कई सिद्धांत दंड के हमारे सामने प्रचलित हैं। थोड़ी थोड़ी चर्चा इस पर कर लेते हैं। निवारण सिद्धांत यह कहता है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए रोकना है। टू डेटर का मतलब होता है रोकना। किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है हमें, उसके लिए हमने दंड का प्रावधान किया है कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को दंड देंगे तो उस दंड से एक भय उत्पन्न होगा और उस भय से निवारण उत्पन्न होगा। तो इसको ऐसे समझें, सबसे पहले एक व्यक्ति ने अपराध किया, अपराध के बाद हमने उसको दंड दिया, दंड से भय की उत्पत्ति हुई और भय से निवारण उत्पन्न हुआ। यहां क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध हुआ है, उस व्यक्ति को दंड दिया है हमने और अन्य व्यक्तियों में यह भय उत्पन्न हुआ है। समाज में भय उत्पन्न हुआ है और उस समाज में भय उत्पन्न होने से निवारण उत्पन्न होगा कि दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा अपराध नहीं करेगा इस भय से कि मुझे भी दंडित किया जा सकता है। यह सिद्धांत कह रहा है, निवारण सिद्धांत है, डिटरेंस की थ्योरी है, पनिशमेंट की। दूसरा है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत या रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी यह कह रही है कि जब भी किसी को दंड देते हैं तो कहीं ना कहीं मन में हमारे प्रतिशोध की भावना होती ही है और यह वास्तविकता है कि प्रतिशोध ऐसा होता है, ऐसा लोगों का मानना है। किनका? जो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का के समर्थक है कि प्रतिशोध का वह तत्व निकाल पाना शायद संभव नहीं होता अगर अपराध हो रहा है तो। कैसे? इसलिए हम आई फॉर एन आई वाला जो कॉन्सेप्ट था, लेक्स टैलियोनिस का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर हम कार्य करते हैं। अब इसमें दो बात कही जा रही है। एक टर्म है, इसमें लिखा जाता है वेंजियंस, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशोध। तो कहीं ना कहीं वो वेंजियंस की बात उसमें आती है, प्रतिशोध की। अब यह जो सिद्धांत है प्रतिशोधात्मक, इसके दो आधार स्तंभ हैं। पहले को कहते हैं कि हमें बहुत तकनीकी नहीं होना है। पहले को कहते हैं कि एक व्यक्ति ने अगर किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया तो यह मान लिया जाएगा कि पूरे समाज के विरुद्ध किया गया अपराध है। अगर किसी एक व्यक्ति ने ए ने बी की हत्या की तो बी पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पर्सोनिफिकेशन है, सोसाइटल पर्सोनिफिकेशन कहते हैं उसको। सामाजिक व्यक्तित्व बन गया वह, पूरा समाज इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में आ गया है और यह मान लिया गया कि वह जो अपराध है वह उस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होकर समाज के विरुद्ध है, इसलिए उसे दंड मिलना ही चाहिए। यह प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का एक पक्ष है। इसको कहते हैं
सामाजिक व्यक्तित्व का तत्व है उसमें, एलिमेंट ऑफ सोसाइटल पर्सोनिफिकेशन। कि व्यक्ति के विरुद्ध अपराध नहीं होकर वह समाज के विरुद्ध होता है। एक तो पक्ष है। दूसरा पक्ष है उसको कहते हैं सुधारात्मक प्रतिशोध। अंग्रेजी में इसको लिख दें करेक्शनल। करेक्शनल वेंजियंस, कि जब हम किसी को दंड देते हैं तो जो डेटरेंस में होता है निवारण सिद्धांत में, कि उससे समाज के अन्य व्यक्तियों में भय जागृत होता है, भय उत्पन्न होता है और भविष्य में उनमें से कोई व्यक्ति अपराध नहीं करेगा। मतलब यह निवारण की तरफ ले जाएगा। तो दो एंगल हो गए प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के। एक कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करता है तो वह समाज के विरुद्ध किया गया अपराध है, इसलिए उसे दंड दिया जाएगा। दूसरा यह कह रहा है कि अगर हम किसी व्यक्ति को दंड देते हैं, उस दंड का उद्देश्य होता है कि हम भविष्य में अन्य व्यक्तियों को ऐसे अपराध करने से निवारित करें, रोकें। इसलिए दंड से उन व्यक्तियों में भय उत्पन्न होगा और उस भय से निवारण उत्पन्न होगा। यह प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का तत्व है। तीसरा जो सिद्धांत है वह निरोधात्मक है। यह फिर डेटरेंस थ्योरी से ही मिलता है। रोकना है यहां भी, तो दंड देकर हम किसी को रोकें ताकि वो भविष्य में अपराध नहीं कर सके, तो उसको कहा जाएगा प्रिवेंटिव थ्योरी। तो इट इज मोर और लेस सिमिलर टू डेटरेंस थ्योरी। अल्टीमेटली हमें निवारण क्रिएट करना है। सुधारात्मक सिद्धांत यह कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को, खासतौर से मृत्युदंड के मामले में अगर यह कहें कि मृत्युदंड इसलिए भी नहीं दिया जाना चाहिए कि हम उसको सुधरने का मौका नहीं देते, हमने उसको मार दिया कानूनी तौर पर। तो अगर हमने उसको कारावास में रखा है तो उसके पास एक अवसर मिलता है कि वह अपने आप में सुधार ले आए और समाज में फिर से उसका समायोजन हो जाए। थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज बता दूं। एक समाजशास्त्रीय पक्ष है इसका, जो इमाइल दुर्खीम ने बताया है। दुर्खीम का यह कहना है कि अब व्यक्ति अपराध तभी करता है जब वह समाज से, परिवार से, अपने आप से अलग हो जाता है, एलिएनेट हो जाता है। उसका जब अलगाव हो जाएगा समाज से तो वह अपराधी हो जाएगा। जब हम दंड देते हैं तो हम उस व्यक्ति पर दबाव बनाते हैं दंड देकर और उसे पुनः समाज में समायोजित कराते हैं। तो सोसाइटी से एक व्यक्ति अलग हो गया ए, और यह हो गया अपराधी। अब इसको हमने दिया दंड और दंड से वापस फिर आ गया समाज में। तो रीएडजस्टमेंट ऑफ दैट पर्सन इन द सोसाइटी, समाज में पुनः समायोजित हो जाने वाला जो कार्य है वही कार्य करता है दंड। तो अब वह अगली बार जब आएगा समाज में, फिर से जुड़ेगा, तो उसमें सुधार कर दिया जाएगा या सुधार हो जाएगा। तो हम इस व्यक्ति को अगर मृत्युदंड नहीं दें और इसको सुधरने का मौका दें, दंड दें उसको, लेकिन ऐसा दंड दें जिससे वो सुधार उसमें लाया जा सके, तो वह जो व्यक्ति होगा उसको दोबारा समाज में समायोजित होने का अवसर प्राप्त होगा और उससे हम उस व्यक्ति में सुधार ला सकेंगे। यह संकल्पना है सुधारात्मक सिद्धांत की।
अब एक सिद्धांत है प्रायश्चित सिद्धांत, जो नैतिक मूल्यों पर आधारित है। वो क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को दंड दिया गया, मान ले 6 माह का कारावास, 6 वर्ष का कारावास, 10 वर्ष का कारावास, आजीवन कारावास, वॉटेवर, तो कई बार ऐसा सुनने को मिला होगा कि अच्छे व्यवहार के कारण उसको जल्दी रिहा कर दिया गया। ये अच्छा व्यवहार उसने कैसे कर लिया? अगर अपराधी है, जघन्य अपराध करके कोई गया हो, हत्या करके, बलात्कार करके कोई व्यक्ति जेल में है, बंद है और 20 साल की सजा काट रहा है, लेकिन सरकार ने उसको 10 साल के बाद छोड़ दिया और यह कहा कि अच्छा व्यवहार कर दिया इसने, इसलिए हमने रिहा कर दिया। यह जो अच्छा व्यवहार है, यह अच्छे व्यवहार की जो संकल्पना है, यह संकल्पना आती है इसी एक्सपिएटरी थ्योरी से या प्रायश्चित करने वाले सिद्धांत से। इसका मतलब है कि उसका नैतिक मूल्य बेहतर होगा, उस अपराधी के अंदर प्रायश्चित की भावना जागृत होगी और उस प्रायश्चित करने के लिए वह अपना व्यवहार अच्छा करेगा। तो अल्टीमेटली प्रायश्चित से उस व्यक्ति में सुधार होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। यह प्रायश्चित का सिद्धांत है। और एक सिद्धांत और है क्षतिपूर्ति सिद्धांत, कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी परिवार के विरुद्ध अपराध होने के कारण उसको जितनी क्षति हुई है, उसका मुआवजा, उसकी क्षतिपूर्ति अवश्य की जानी चाहिए। यह सिद्धांत है। तो दंड देना एक पक्ष है, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति भी होनी चाहिए। इसी संकल्पना से निकलती है एक संकल्पना जिसको हम कहते हैं विक्टिम इंपैक्ट असेसमेंट। पीड़ित प्रभाव मूल्यांकन। कि न्यायालय यह भी देखता है कि पीड़ित को कितना प्रभाव पड़ा है, आर्थिक भी हो सकता है, और उसके आधार पर हम उसे क्षतिपूर्ति कराते हैं। दंड के प्रावधान में पढ़ा भी होगा, सुना होगा कि 10 वर्ष की सजा है और फाइन लिखा होता है, जुर्माना भी लगाया जाएगा। उसी जुर्माने के का अर्थ होता है कंपनसेशन, कि हम जुर्माना लगाकर उसको कंपनसेट कराने की कोशिश करते हैं और कंपनसेटरी जस्टिस या कंपनसेटरी थ्योरी पर काम करते हैं। तो इस आधार पर हम अगर देखें तो निवारण सिद्धांत में किसी व्यक्ति को दंड देकर समाज में भय क्रिएट करना, जिससे कि अगला व्यक्ति फिर वो अपराध नहीं करे। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का मतलब है दो। एक है कि एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है वह एक व्यक्ति नहीं होकर समाज का व्यक्तित्व है वह, और समाज का प्रतिबिंबन है, इसलिए समाज के विरुद्ध अपराध है, इसलिए एक प्रतिशोध की भावना लेकर दंड दिया जाएगा। और दूसरा उसका पक्ष था कि दंड देकर निवारण क्रिएट किया जाएगा, डिटरेंस। वही स्थिति निरोधात्मक सिद्धांत की है कि हम दंड देकर नेक निवारण क्रिएट करते हैं। सुधारात्मक यह कह रहा है कि उसको एक बार सुधार का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। प्रायश्चित सिद्धांत नैतिक मूल्यों पर आधारित है, जो अंतिम रूप से अपराधी में सुधार लाने की कोशिश करेगा। और क्षतिपूर्ति सिद्धांत यह कह रहा है कि दंड के साथ साथ यदि हम पीड़ित को की क्षतिपूर्ति भी करा दें, तब हम वास्तविक अर्थों में उसके साथ न्याय कर पाएंगे। ये सिद्धांत दंड के सिद्धांत है। अब हम लोग बात कर रहे हैं मृत्युदंड और मानव अधिकार की। मानव अधिकार क्या है? प्रकृति प्रदत्त अधिकार। व्यक्ति के जन्म के साथ ही वो अधिकार उसे मिल जाते हैं, जैसे जीवन का अधिकार,
बोलने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार, चलने का अधिकार, ऐसे बहुत सारी। सो नेचुरल राइट्स वी गेट फ्रॉम द नेचर विद बर्थ। यहां हमें समझना क्या है कि मानव अधिकार कोई देता नहीं है, प्रकृति हमें अधिकार देती नहीं है, प्रकृति से हमें वो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं स्वतः। क्योंकि प्रकृति किसी जीव के साथ विभेद नहीं करती। नेचर इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रकृति कोई संस्था या संगठन नहीं है, इसलिए प्रकृति कोई अधिकार देती नहीं है। जो अधिकार नहीं देता वह उसको नियमित भी नहीं कर सकता। फिर से समझे, प्रकृति से अधिकार मानव को प्राप्त होते हैं, न कि दिए जाते हैं किसी के द्वारा। अगर कोई संस्था अधिकार देती है, जैसे कोई कानून अधिकार देता है, जैसे भारत में हमारे मूल अधिकारों का स्रोत कौन है? संविधान। तो संविधान ही इसका नियमन भी करता है। राज्य को शक्ति नहीं है कि वह अपनी मर्जी से आधार बनाकर हमारे अधिकारों को सीमित कर दे। अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के बीच युक्ति युक्त निर्बंधन के आधारों का उल्लेख है। अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था जैसे आधार उल्लिखित हैं। तो संविधान ने चूंकि हमें अधिकार दिए हैं, इसलिए संविधान ही इनका नियमन भी करता है। अगर कानून से अधिकार मिलता है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसके तहत हमें सूचना का अधिकार मिला, तो कानून ही तय करेगा कि कौन सी सूचना मुझे मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हमें अधिकार प्रदान करता है उसे ही यह अधिकार है या उसकी ही यह जवाबदेही है कि वह उन अधिकारों का नियमन करे। चूंकि प्रकृति हमें अधिकार देती नहीं है बल्कि हमें प्राप्त हो जाते हैं स्वतः, इसलिए प्रकृति इनका नियमन नहीं करती। इसी कारण यह कहा जाता है कि जो मानव अधिकार होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं, अनियंत्रित, एब्सोल्यूट। Human rights are absolute. They are not restricted. जब हमें रेस्ट्रिक्ट करके मानव अधिकार देने की जरूरत पड़ती है तो उनकी प्रकृति बदल जाती है। कैसे? एक और उदाहरण लीजिए। मानव अधिकार ये हो गया प्रकृति से प्राप्त, अनियंत्रित, लेकिन अनियंत्रित से ज्यादा अच्छा शब्द क्या है? निरपेक्ष। यह अधिकार है, इनको हमने संविधान या विधि से नियमित कर दिया, तो ये बन जाएंगे मूल अधिकार। तो मानव अधिकार ही मूल अधिकार भी हैं। फर्क क्या है कि मानव अधिकार निरपेक्ष हैं और मूल अधिकार नियंत्रित हैं संविधान या विधि द्वारा। तो जब मानव अधिकार
अनियंत्रित हैं और प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि मृत्युदंड के मामले में मानव अधिकारों का महत्व बढ़ जाना स्वाभाविक है। कैसे? जन्म और मृत्यु कौन सुनिश्चित करता है? उत्तर होगा प्रकृति। तो प्रकृति ही में हमारा जन्म है और प्रकृति तय करती है किसी का जन्म और प्रकृति ही तय करती है किसी की मृत्यु। तो किसी दूसरी एजेंसी, किसी दूसरे व्यक्ति को मृत्यु सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं है। तो जन्म और मृत्यु नियमित होते हैं प्रकृति के द्वारा, अतः प्रकृति को ही किसी व्यक्ति की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, न कि किसी संस्था को। इसलिए हम जब भी मृत्युदंड की बात करते हैं तो यह प्रश्न खड़ा होता है सामने कि हाउ कैन यू टेक द लाइफ ऑफ अदर्स? आप कैसे किसी व्यक्ति का जीवन छीन सकते हैं जब आपको उसका जीवन देने की शक्ति आप में नहीं है? जन्म देने की शक्ति प्रकृति में है, तो मृत्यु देने की शक्ति भी प्रकृति में है। अतः मृत्युदंड निश्चित रूप से मानव अधिकारों का उल्लंघन है, ऐसा मानव अधिकारों के समर्थकों का मानना है, जो बहुत हद तक लॉजिकल भी है। क्यों ऐसा? इसके बावजूद क्यों हम मृत्युदंड देते हैं? अभी जो मैंने कहा कि मानव अधिकारों के समर्थकों का ऐसा मत है जो तर्कसंगत भी है, तो क्या संविधान बनाने वालों या विधि का निर्माण करने वालों, पूरे विश्व में वालों को यह समझ नहीं थी? अगर थी तो फिर उन्होंने मृत्युदंड का प्रावधान क्यों रखा, अगर वह मानव अधिकारों का उल्लंघन है तो? अभी जो मैंने आपको बताया कि मानव अधिकार प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन मानव अधिकार होते हैं निरपेक्ष, अनियंत्रित, और अनियंत्रित अधिकार व्यक्ति को प्रदान नहीं किए जा सकते सभ्य समाज में। क्यों? हमें अपनी स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, लेकिन मेरी स्वतंत्रता वहीं तक होगी जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती हो। तो हमारी स्वतंत्रता का प्रयोग करने की एक सीमा तय की गई है। उसी तरीके से हम हर अधिकार को कहीं ना कहीं सीमा उसकी तय करते हैं ताकि सभी व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रह सके। ऐसी स्थिति में यदि समाज के अधिकारों को एक तरफ देखा जाए और एक तरफ व्यक्ति के अधिकार को देखा जाए, तो मान लिया एक व्यक्ति है ए, जिसने समाज के एक व्यक्ति बी के विरुद्ध अपराध किया। तो अभी जो मैंने कहा सोसाइटल पर्सोनिफिकेशन, सामाजिक व्यक्तित्व की एक अवधारणा सामने आई। यह अपराध एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होकर पूरे समाज के विरुद्ध हुआ है। ऐसी स्थिति में उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो जब व्यक्ति के अधिकार और समाज के अधिकारों के बीच संघर्ष होगा तो समाज के अधिकार को वरीयता दी जाती है। इसलिए व्यक्ति के अधिकार को सीमित करने वाले प्रावधान कानूनों में किए जाते हैं। That is the reason why death penalty was or capital punishment was included. लेकिन नैतिकता की दृष्टि से यह अवश्य कहा जाएगा कि मानव अधिकार का उल्लंघन मृत्युदंड से होता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हम उसको तर्कसंगत बनाते हैं कानूनी आवरण देकर या कानून के दायरे में रहकर,
यह अलग की बात है, लेकिन उसका मूल तत्व अगर नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो वह मानव अधिकार का उल्लंघन अवश्य करता है। इसलिए यह विवाद का मुद्दा भी है, जिस पर अभी मैं आगे चर्चा कर रहा हूं। मृत्युदंड पर बात करने के बाद अब हमें बात करनी है अपने दूसरे भाग पर, दैट इज पावर टू ग्रांट पार्डन। संविधान में क्षमादान की शक्ति। यहां लिखा है, राष्ट्र के संवैधानिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 में। थोड़ी बहुत बात समझनी है आपको। यहां भारत में जो तंत्र है वह संसदीय तंत्र है, यह हम सब जानते हैं। संसदीय तंत्र में प्रधान होते हैं दो, एक संवैधानिक या सांकेतिक और दूसरा है वास्तविक। जैसे भारत में राष्ट्रपति हो गया और इधर मंत्रिपरिषद। यही स्थिति संघ के स्तर पर है और यही स्थिति राज्य के स्तर पर है। तो यहां संवैधानिक प्रधान हो गया राज्यपाल और दूसरा है मंत्रिपरिषद। एक पक्ष तो यह है समझना। दूसरा पक्ष यह है भारत में कि भारत का जो ढांचा है वह एकात्मकता भी है, परिसंघ भी है। मतलब भारत में संघ भी है और राज्य भी है। अनुच्छेद 1 यह कह रहा है ना कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इंडिया इज ए यूनियन ऑल्सो एंड इंडिया इज ए फेडरेशन ऑल्सो। लेकिन स्वाभाविक रूप से उसका जो झुकाव है वह संघ की तरफ है, क्योंकि आपातकाल में भी अगर देखें तो संघ की शक्तियां ज्यादा है। तो संघ की तरफ इसका झुकाव होने के कारण राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो राज्यपाल निर्वाचित नहीं होते हुए भी राज्य का संवैधानिक प्रधान है, जिसके दो कारण हैं। एक कारण है कि वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है और दूसरा कारण है कि भारत एकात्मक परिसंघ है, जिसमें राज्य होने के बावजूद उसकी शक्तियों का झुकाव संघ की तरफ है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दो संवैधानिक प्रधान हो गए। इसीलिए दोनों संवैधानिक प्रधानों को हमने क्षमादान की शक्ति लगभग एक समान रूप से दी है। लेकिन ध्यान क्या रखा गया है कि जब संघ और राज्य अलग अलग हैं और जब दोनों प्रधान भी अलग अलग हैं, शक्ति एक समान है, तो शक्ति का प्रयोग करने में कोई संघर्ष नहीं हो। इस संघर्ष को बचाने के लिए हमने क्या किया है कि अनुच्छेद 72 का प्रयोग वही होगा जिन विषयों पर जो विषय संघ सूची में शामिल हैं, और 161 का प्रयोग वहां होगा जो विषय राज्य सूची में शामिल है। इस आधार पर हमने उसको अलग अलग कर दिया है ताकि कोई क्लैश क्षमादान की शक्ति में नहीं हो। अब अनुच्छेद 72 और 161 की भाषा पर गौर करें। लेट अस नॉट गो इनटू द टेक्निकल डिटेल्स। उसके कुछ शब्द हैं जिनकी समझ हमारे पास होनी चाहिए। यहां मैंने लिखा आपके लिए अनुच्छेद 72 और 161 के तहत क्षमा के प्रावधान हैं, जैसे पार्डन, कम्यूट या कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्राइव। 1 2 3 4 5 ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग अनुच्छेद 72 में भी है और अनुच्छेद 161 में भी है। पार्डन का मतलब होता है अपराध से पूर्ण दोष मुक्ति। यह कहा जाता है कि जब राष्ट्रपति या राज्यपाल ने क्षमा कर दिया किसी को, तो यह मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया था। क्यों? क्योंकि
राष्ट्रपति निर्वाचित है भारत में, किसने निर्वाचन किया उसका? संप्रभु जनता ने। तो जनता की संप्रभुता का निचोड़ है राष्ट्रपति। ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ पीपल सोवरेनिटी। तो अगर राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया है तो हमने मान लिया कि संप्रभु जनता ने क्षमा किया है, क्योंकि वह उसी संप्रभु जनता का प्रतिनिधि है। और जनता ने ही मान लिया कि हमने क्षमा कर दिया उसको, जनता ने क्षमा कर दिया जब, तो अपराध नहीं हुआ था ऐसा मान लिया जाएगा। तो पूर्ण रूप से दोष मुक्ति अगर कराना है तो वह उसके लिए शब्द है क्षमा या पार्डन। दूसरा शब्द है कम्यूटेशन, जिसको लिखा है संविधान ने हिंदी में लघुकरण। इसका अर्थ होता है कि दंड की प्रकृति में बदलाव कर दिया हमने, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया। तो उस तरह से दंड की प्रकृति में बदलाव करके कम सख्त दंड देने का प्रावधान किया है। तीसरा शब्द है रेमिशन या परिहार। दंड की प्रकृति बदले बिना उसकी मात्रा में कमी कर दी गई है। जैसे भी मैंने क्या कहा कि आजीवन मृत्युदंड से आजीवन कारावास हो गया, तो दंड की प्रकृति बदल गई। यहां दंड की प्रकृति नहीं बदलनी है, यहां केवल मात्रा घटा देनी है कि 10 साल की सजा हुई थी उसको घटाकर 5 साल की कर दी गई। दैट इज रेमिशन या परिहार। किसी कारणवश दंड में कमी या कुछ समय के लिए उसको रोक दिया गया है, उसको कहते हैं विराम या रेस्पाइट। किसी कारणवश का मतलब हो गया जैसे गर्भावस्था है, प्रेगनेंसी, मानसिक अवस्था है किसी की, मेंटल कंडीशन, ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो हम उस दंड को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं या उसकी मात्रा में कमी कर सकते हैं। और प्रविलंबन है, रिप्राइव, कुछ समय के लिए दंड को टालना। इन दोनों में समानता है। क्या है? कुछ समय के लिए यहां भी दंड को टाला जा रहा है, कुछ समय के लिए यहां भी दंड को टाला जा रहा है। अंतर क्या आएगा कि विराम में कोई ना कोई स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए, किसी ना किसी तरह की विशेष दशा होनी चाहिए, और प्रविलंबन में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल या तो किसी को अपराध से पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर सकता है, उसकी सख्त सजा को घटा के कम सख्त सजा दे सकता है, दंड की प्रकृति बदले बिना उसमें कमी कर सकता है, किसी विशेष परिस्थिति में उसकी दंड की मात्रा घटा सकता है या उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। ऐसा कोई भी कार्य राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों कर सकते हैं अनुच्छेद 72 और 161 के तहत। कहा यह जाएगा कि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं करता। क्यों? क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए। लेकिन जो अभी मैंने शुरुआत में आपको रेफरेंस दिया था, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार 2021, जिसमें 161 को धारा 433A पर वरीयता दी गई, उसमें मृत्युदंड को क्षमा करने वाला प्रावधान भी शामिल है। अब इसके बाद है कि मृत्युदंड और क्षमादान पर उच्चतम न्यायालय के कुछ विचार हैं। यहां मैंने कुछ केस रेफर किया है आपके लिए, जिसको मैं थोड़ी जो इसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा करता हूं। जैसे एक तो अभी मैंने बता ही दिया, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार 2021, बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2002, KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 64, केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989, मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 एंड इपुरु सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006। ये कुछ महत्वपूर्ण मामले, इसके अलावा भी बहुत हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मामले हैं जहां पर मृत्युदंड और इसकी बात कही जाती है। अब क्षमादान की जो याचिका है, क्षमादान की याचिका
कब दायर की जाएगी? तो क्षमादान की याचिका हम गृह मंत्रालय को भी दे सकते हैं, राष्ट्रपति को भी दे सकते हैं, वाया गवर्नर भी दे सकते हैं। लेकिन उसके पहले न्यायिक प्रक्रिया कैसे कैसे पूरी होगी? तो मान लिया जिला न्यायालय ने फांसी की सजा दे दी, अब ये गया उच्च न्यायालय में अपील कर, राइट? उच्च न्यायालय ने इसको बरकरार रखा दंड को। अब उच्च न्यायालय से ये आया फिर अपील में उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, इसने भी बनाए रखा है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो मैंने अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्विचार की याचिका दायर की कि न्यायालय अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। अब यह खारिज हो गई। पहले यहां पर स्थिति खत्म हो जाती थी। जो अभी मैंने आपको केस बताया, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002, इस मामले में न्यायालय ने एक नई संकल्पना विकसित की, उपचारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन, कि यदि पुनर्विचार की याचिका खारिज हो गई है लेकिन पक्षकार को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वह उपचारात्मक याचिका दायर कर सकता है। तो न्याय देने का एक कदम उसने और आगे बढ़ा दिया। अब मान लें कि उपचारात्मक याचिका भी खारिज हो गई और अब तय हो गया कि उस व्यक्ति को फांसी होनी है। अब वह व्यक्ति क्षमादान की याचिका दायर करेगा। तो क्षमादान की याचिका दायर करने के बाद होगा क्या? मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यह हम जानते हैं। यह विवेकाधिकार न तो राष्ट्रपति का है न राज्यपाल का है। इट हैज टू बी ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्यों ऐसा है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। केहर सिंह बनाम भारत संघ, यहां लिखा है मैंने, केहर सिंह बनाम भारत संघ 1989 मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही उच्चतम न्यायालय ने। वो यह कहा कि संविधान में दो तरह की शक्तियां हैं। शक्तियां तो बहुत हैं, दो मुख्य शक्तियों पर गौर किया न्यायालय ने। एक कार्यपालिका शक्ति, और दूसरी न्यायिक शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति कहां है? राष्ट्रपति में, राज्यपाल में। और यह कहां है? संविधान में। तो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति भी करता है, राज्यपाल भी करता है। न्यायिक शक्ति का प्रयोग जो संविधान में है, उसका प्रयोग कौन करेगा? न्यायालय। इसका मतलब है कि जब भी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो मंत्रिपरिषद का परामर्श अनिवार्य होगा। इसलिए केहर सिंह वाले मामले में न्यायालय ने यह कहा कि
राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमा दान की शक्ति है वह उनकी न्यायिक शक्ति नहीं है। मैं जिस वाक्य को कह रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा। बहुत जगहों पर हमें पढ़ने को मिलता है कि यह न्यायिक शक्ति है, उसकी जुडिशियल पावर है। जुडिशियल पावर्स आर वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इन एनी एजेंसी। न्यायिक शक्तियां संविधान में निहित हैं, न कि किसी संस्था में। सिद्ध कैसे करेंगे इसको? थोड़ा सा इससे अलग हटना होगा। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997, बहुत चर्चित मुद्दा। न्यायालय ने कहा कि डिस्पाइट द फैक्ट, पहले मैं अंग्रेजी में बाकी कह देता हूं फिर हिंदी में बताता हूं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऑल जुडिशियल पावर्स आर वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, the independence of judiciary is well protected because of the doctrine of separation of powers. हालांकि समस्त न्यायिक शक्तियां संविधान में निहित हैं, लेकिन इसके बावजूद शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत प्रचलित होने के कारण भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूर्णतः सुरक्षित है। फिर से वाक्य है कि हालांकि समस्त न्यायिक शक्तियां संविधान में निहित हैं, लेकिन शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत के प्रचलन के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूर्णतः सुरक्षित है। तो सारी न्यायिक शक्तियां संविधान में हैं, जिनका प्रयोग केवल और केवल न्यायालयों द्वारा ही किया जाएगा। जबकि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है और राज्यपाल में है। अनुच्छेद 53 का उदाहरण लें अगर, तो लिखा है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ऐसा कोई वाक्य संविधान में नहीं है जिसमें यह लिखा गया हो कि संघ की समस्त न्यायिक शक्तियां उच्चतम न्यायालय में निहित होंगी। तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास है, जबकि न्यायिक शक्ति संविधान में है। इसलिए न्यायालय ने यह कहा कि क्षमादान की शक्ति उनकी न्यायिक शक्ति नहीं है, यह उनकी कार्यपालिका शक्ति का ही विस्तार है। और यह विस्तार क्यों है? क्योंकि इतिहास में यह शक्ति संप्रभु शक्ति थी जो राजा के पास होती थी, और राजा से जब दया की याचना की जाती थी तो राजा ने अगर दया कर दिया तो हमने माफ कर दिया उसको। तो ऐतिहासिक रूप से क्षमादान की शक्ति कैसी है? संप्रभु शक्ति है। अब चूंकि कोई राजा संप्रभु नहीं है भारत में, तो संप्रभु कौन है? जनता। और जनता, संप्रभु जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि कौन है? वह है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को वह शक्ति उसी संकल्पना के आधार पर राष्ट्राध्यक्ष के रूप में प्राप्त है, और गवर्नर को राज्याध्यक्ष के रूप में प्राप्त है। इसलिए वह उनकी कार्यपालिका शक्ति का ही विस्तार है। और ऐसी स्थिति में जब भी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो वह मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही किया जाएगा। यह बात केहर सिंह मामले में कही गई। इसलिए यदि हमें या किसी को भी ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के प्रयोग से उच्चतम न्यायालय की शक्तियां बाधित होती हैं, तो यह विचार गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय अलग स्तर पर कार्य करता है और राष्ट्रपति और राज्यपाल अलग स्तर पर। ये दोनों बातें केहर सिंह बनाम भारत संघ 1989 मामले में कही गई हैं। इसके अलावा एक और केस मैंने लिखा अभी आपके लिए,
केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1964। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा था कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं देखा जा सकता। राष्ट्रपति या जो राज्यपाल है यह अपीलीय न्यायालय नहीं है। क्या फिर? अनुच्छेद 72 और 161 में उनकी दया अधिकारिता है। मर्सी जुरिस्डिक्शन है। वो दोनों दया कर सकते हैं। भारत की संप्रभु जनता के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल। तो एक संवैधानिक रूप से राष्ट्राध्यक्ष, एक संवैधानिक रूप से राज्याध्यक्ष, दोनों को यह जो शक्ति दी गई है यह उनकी दया अधिकारिता है, न कि इन्हें अपीलीय न्यायालय के रूप में देखा जाना चाहिए। इस आधार पर न्यायालय ने यह कहा कि कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही किया जा सकता है और यह उनका विवेकाधिकार नहीं है। अब प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या किसी भी कार्यपालिका के कार्यों का पुनर्विलोकन हो सकता है? तो आंसर है यस। कैसे? न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना हालांकि अनुच्छेद 13(2) से विकसित है। अनुच्छेद 13(2) दो तरह का पुनर्विलोकन होता है। एक को कहते हैं प्राथमिक, दूसरे को कहते हैं द्वितीयक। कैसे? ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। प्राथमिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है विधायिका के कार्यों का पुनर्विलोकन, और इसमें होता है कार्यपालिका के कार्यों का पुनर्विलोकन। चूंकि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग भी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर हो रहा है और यह कार्यपालिका शक्ति का ही विस्तार है, इसलिए द्वितीयक पुनर्विलोकन की संकल्पना के तहत इस निर्णय का भी पुनर्विलोकन किया जा सकता है। यह बात कही उच्चतम न्यायालय ने इप्पुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार 2006 मामले में। लेकिन इसके लिए यह कहा कि कुछ सीमित आधारों पर ही पुनर्विलोकन होगा। क्यों? क्योंकि वो संप्रभु शक्ति का ही एक प्रमाण है। इसलिए हम राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष के निर्णय पर हर बार हर छोटी बात पर उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन हमारे अधिकारों का हनन नहीं हो मंत्रिपरिषद द्वारा, इसलिए सीमित आधारों पर उस निर्णय का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। वो सीमित आधार क्या है कि उसकी मंशा क्या गलत थी यह देखा जाएगा। वॉज द ऑर्डर मैलाफाइड? दूसरा, क्या हम अप्रासंगिक तथ्यों के आधार पर हमने निर्णय ले लिया है? क्या स्वेच्छाचारिता से लिया गया निर्णय है वह? तो गलत मंशा, स्वेच्छाचारी व्यवहार, अप्रासंगिक तथ्य, इन आधारों की जांच करने के क्रम में हम राज्यपाल या राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकते हैं,
उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही इप्पुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार 2006 मामले में, जिसका उल्लेख मैंने किया अभी। यहां लिखा आपके सामने, इप्पुरु सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस आधार पर हम न्यायालय के कुछ विचारों को समझ सकते हैं। अब जो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, अंत में हम इसकी चर्चा करें कि मृत्युदंड की समाप्ति के विषय पर विवाद है पूरे विश्व में। हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संस्था है, उसका एक आंकड़ा यह कह रहा है कि 2020 में जो हमने मृत्युदंड दिए थे, उनकी संख्या 2019 की तुलना में घटी है, और यह कमी लगभग 36% है पूरे विश्व में। लेकिन इसके बावजूद लगभग 58 देशों में अभी मृत्युदंड प्रचलन में है, यह एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कर रही है। बट देर इज ए साइन दैट देर इज ए रिडक्शन, एक कमी दिख रही है एमनेस्टी के आधार पर कि 36% की गिरावट अवश्य है, लेकिन अब भी मृत्युदंड बना हुआ है 58 राज्यों में। हालांकि लगभग 106 राष्ट्रों ने इसको समाप्त कर दिया है। तो समाप्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह हमारा प्रश्न भी हो सकता है कि संविधान में क्षमादान की शक्तियों पर अपने मत प्रस्तुत कीजिए। क्या आप यह मानते हैं कि भारत को मृत्युदंड का प्रावधान समाप्त कर देना चाहिए? यह हमारे लिए प्रश्न बनाया जा सकता है। तो क्षमादान की शक्तियों पर अपना मत प्रस्तुत करने के लिए जितनी बात अभी मैंने कही, वहां से आप उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। अब हमें बात यह करनी है कि भारत को क्या करना चाहिए। तो भारत में विधि का शासन है, पहला। बहुत सामान्य तरीके से इसको समझना है, इसमें बहुत हमें अनावश्यक दिमाग नहीं लगाना। इसका जो विरोध है मृत्युदंड का, वह किन कारणों से है? विरोध के कारण क्या है? पहला क्या है कि यह विभेदनकारी है, डिस्क्रिमिनेटरी। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो हम उसके प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, किसने हत्या की है, यह गलत व्यक्ति होगा ही। ऐसे पूर्वाग्रह के साथ हम निर्णय लेते हैं, तो कहीं ना कहीं विभेद करते हैं उसके साथ। तो मृत्युदंड का प्रावधान विभेदनकारी है, ऐसा मानना है उन लोगों का जो इसको समाप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, यह स्वेच्छाचारी है, आर्बिट्ररी है। न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि न्यायालय किसको मृत्युदंड दे दे, किसको छोड़ दे। तो स्वेच्छाचारिता और विभेद, ये दो बहुत महत्वपूर्ण तत्व इसके विरोध के हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि मानव अधिकारों का उल्लंघन है, और चौथा कि यह नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, प्रकृति का जो न्याय है, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है। यह तर्क दिया गया कि मृत्युदंड का विरोध जो लोग कर रहे हैं पूरे विश्व में, उन्होंने ऐसा कहा कि दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी, दिस इज आर्बिट्ररी, अगेंस्ट और वायलेटिव ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड वायलेटिव ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब भारत में क्या स्थिति है? तो भारत में हमारा जो विचार होगा व्यक्तिगत, वह अलग की बात है। न्यायालय का क्या विचार है इस पर? तो न्यायालय यह कहता है कि एक केस है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उस मामले में न्यायालय ने कहा कि किसी भी कीमत पर मृत्युदंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं होगा या नहीं है। ऐसी स्थिति में हालांकि यह केस था 1972 का, जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1972। जब हम मेनका गांधी वाला केस आपने भी पढ़ा होगा,
मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, उसमें एक ट्रायंगल की बात कही उच्चतम न्यायालय ने, जिसको हम कहते हैं भारत के संविधान का स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज आर्टिकल 14, 19 एंड 21। 14 में क्या है? विधि का शासन प्लस नैसर्गिक न्याय। 19 में क्या है? व्यक्तिगत एवं मौलिक स्वतंत्रता। और 21 में क्या है? जीवन का अधिकार, जो बुनियादी मानव अधिकार। तो जब उच्चतम न्यायालय यह कहता है जगमोहन सिंह वाले केस में कि मृत्युदंड 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं है, तो न तो यह विधि के शासन का उल्लंघन है, न नैसर्गिक न्याय का, न मौलिक स्वतंत्रता का, और न ही मानव अधिकार का। यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत यह दर्शा रहा है कि भारत में जो मृत्युदंड का प्रावधान प्रचलित है वह पूर्ण रूप से उसकी संवैधानिक वैधता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बनी हुई है न्यायालय के इस निर्णय के आधार पर। एक मामला ऐसा आया था जिसमें न्यायालय ने अपने इस निर्णय को उलट दिया था, लेकिन फिर से बात वही आ गई। तो वर्तमान में यह कहा जा सकता है कि संविधान के स्वर्णिम त्रिभुज का उल्लंघन नहीं करता मृत्युदंड। इसलिए जब तक कि इस प्रक्रिया में या इस तरह के उल्लंघन की बात सामने नहीं आती, भारत को मृत्युदंड जैसे प्रावधान बनाए रखने चाहिए। निष्कर्ष यह होगा। अब उन व्यक्तियों का विरोध हम कैसे करेंगे जो कहते हैं कि मानव अधिकारों का उल्लंघन है? उसके लिए बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, न्यायालय ने कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, दुर्लभ मामलों में दुर्लभतम मामले में ही मृत्युदंड दिया जाएगा। एक वाक्य कहा न्यायालय ने इस केस में कि लाइफ इंप्रिजनमेंट इज द रूल, डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन। आजीवन कारावास नियम है जबकि मृत्युदंड एक अपवाद। इसका अर्थ है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जहां न्यूनतम दंड है 10 वर्ष और अधिकतम दंड है मृत्युदंड, मान लें किसी मामले में, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर मामले में मृत्युदंड दे दिया जाएगा। 10 वर्ष से उसका दंड आरंभ होता है और वह अंतिम रूप से मृत्युदंड जाएगा, या अपर कैप है यह। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं दंड देने का, चूंकि कानून का कार्य या कानून प्रतिशोध की भावना से कार्य नहीं करता। इसलिए ऐसा नहीं कि अगर उसने हत्या की है तो सबसे पहले यहां से दंड की शुरुआत करें, न्यूनतम से उच्च अधिकतम स्तर पर दंड को ले जाया जाएगा। इसलिए यह अपवाद स्वरूप ही दिया जा सकता है भारत में, इसके पहले आजीवन कारावास है। तो न्यायालय बचन सिंह मामले में यह कह रहा है कि दुर्लभ मामलों में जो दुर्लभतम होगा उन्हीं मामलों में मृत्युदंड देने की बात कही जा सकती है, अपवाद स्वरूप। अब वह जो दुर्लभतम मामला होगा वह क्या हो सकता है? केसेस बहुत हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। एक बहुत चर्चित केस है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसकी चर्चा मैं बहुत विस्तार से नहीं कर रहा, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि जब हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की बात करते हैं तो उसमें देखते क्या है, कौन सा मामला दुर्लभतम होगा। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि हत्या अगर है, मान लिया, तो हत्या करने का तरीका क्या था। इसका मतलब कि कौन सा मैनर हमने अपनाया है। उसको गला दबा के मारा गया है, चाकू से मारा गया है, गोली चलाई गई है,
सर काट दिया गया है, किस तरीके से उसकी हत्या की गई है, दैट इज वन पैरामीटर, एक उसका आधार है। दूसरा, मोटिव क्या था उसके पीछे, मंशा उस व्यक्ति की क्या थी। तो एक हो गया मैनर, एक हो गया मोटिव, मंशा उसकी क्या है। तीसरा, मैग्नीट्यूड उसका क्या था, आकार कैसा था। आकार का मतलब है एक व्यक्ति को मारा गया है या परिवार के 9 सदस्यों को मार दिया गया है, नरसंहार कर दिया गया। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम। तो मैनर, मोटिव, मैग्नीट्यूड, 3 तो ही हो गए। इसके अलावा पर्सनालिटी कौन सी थी, विक्टिम कौन था, महिला थी, युवती थी, बच्चा था, वृद्ध था, हु वॉज द विक्टिम। ऐसे आधारों पर हम तय करते हैं कि वह मामला दुर्लभतम मामला है अथवा नहीं। इसको तय करेगा जब न्यायालय, तो यह सोचेगा या यह तय करेगा कि उस हत्या से, उस अपराध से पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर क्या असर पड़ रहा है, जिसको मैंने बताया आपको, पीड़ित प्रभाव मूल्यांकन, विक्टिम इंपैक्ट असेसमेंट, वो करेगा। समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वह देखा जाएगा। और ब्रूटैलिटी, क्रूएल्टी, निर्दयता उसमें कितनी थी यह देखा जाएगा। क्या साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई थी यह देखा जाएगा। ऐसे बहुत सारे आधारों पर तय किया जाएगा कि वह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है अथवा नहीं। तो भारत में जो स्थिति वर्तमान में है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता हो गई कि यह 14, 19, 21 का उल्लंघन नहीं है, यह संवैधानिक रूप से वैध है न्यायालय के कथनानुसार, अतः यह बना रहना चाहिए। भारत ने रेंज जो लिया है अपने दंड का वह न्यूनतम से अधिकतम है और अधिकतम स्तर पर मृत्युदंड है, इसलिए सदैव मृत्युदंड नहीं दिया जाता। तीसरा, कि न्यायालय का खुद यह कथन है कि दुर्लभ में से दुर्लभतम मामलों में ही मृत्युदंड दिया जाएगा, अपवाद स्वरूप, जो मानव अधिकारों के संरक्षण का एक दृष्टिकोण भी है कि जब तक कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं हो जाएं, हम मृत्युदंड नहीं दे सकते। तो हमारा निष्कर्ष यह होगा कि भारत में मृत्युदंड फिलहाल बनाए रखा जाना चाहिए। जहां तक विश्व की बात है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत विश्व से अलग है। भारत की अपनी दशाएं हैं, भारत की अपनी आवश्यकताएं हैं, भारत में अपराधों की प्रकृति अपने तरह की है और जो विशिष्ट है दूसरे राष्ट्रों से भिन्न हो सकती है। इसलिए हम अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दशाओं के आधार पर ही विधियों का निर्माण कर सकते हैं। तो किसी अन्य राज्य ने इसको समाप्त कर दिया है, इस आधार पर भारत में समाप्त हो जाना चाहिए, यह तार्किक निष्कर्ष नहीं होगा। तो तार्किक निष्कर्ष लिखने के लिए हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अगर हम आधार बनाते हैं तो हमारी भाषा भी ताकतवर होगी और हमारा निष्कर्ष भी स्वीकार्य होगा परीक्षक की नजर में और अन्य लोगों के सामने। तो आज की इस चर्चा में जितनी बात मैंने बताई आपको, उसमें विषय की प्रासंगिकता तो थी ही, अद्यतन जो घटना घटी, जो न्यायालय ने निर्णय दिया है, उसकी भी चर्चा कर दी है मैंने पूरी बात मृत्युदंड पर समझा दी है आपको। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लेक्चर से आपको यह जो संकल्पना है मृत्युदंड और क्षमादान की, अनुच्छेद 72 और 161 और जो दांडिक प्रावधान है भारतीय दंड संहिता और अन्य जगहों पर, उन पर समझ विकसित हुई होगी और आप भविष्य में इस विषय पर चर्चा करने में भी सक्षम होंगे और अगर परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा में उत्तर लिखने में भी पूर्णतः सक्षम होंगे। अगली ऐसे लेक्चर में फिर ऐसा ही कोई एक टॉपिक पिकअप करके आप तक उस पर चर्चा करूंगा आपके साथ और आशा करूंगा कि ऐसी समझ आप में विकसित होती रहे। धन्यवाद।